नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में आज पेपर थर्ड से पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। तो पेपर थर्ड है हमारे पॉलिटिकल साइंस वाला, उसमें से जो क्वेश्चन लेके आए हैं राज व्यवस्था से। तो देखते हैं आज के हमारे जो क्वेश्चन, वही हमारा फॉर्मेट है, कुछ छोटे क्वेश्चन, कुछ बड़े और एक बड़ा क्वेश्चन। तो देखते हैं 2 नंबर के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार है कि लेखानुदान के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। मतलब लेखानुदान अनुदान जो क्या है उसको आप बताइए। तो यहाँ हमने जो है 15 शब्दों में या 2 नंबर के के लिए लिखा है कि विनियोग विधेयक यानी कि बजट पारित होने से पूर्व वित्तीय वर्ष के आरंभ में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को संसद द्वारा 2 महीने के लिए आवंटित धन, जिससे सुव्यवस्थित व्यवस्था चलती रहे। यहाँ ये हमने जो यानी कि व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती रहे ऐसा लिखना चाहिए था, आगे पीछे हो गए वर्ड। तो ये जो मतलब यानी कि विनियोग विधेयक, अब मान लीजिए सिंपल अगर बात करें कि लेखानुदान की, अब बजट आने वाला है या बजट पारित हो गया, अब अनुमोदन या आवंटन नहीं हुआ बजट का, मतलब जो वित्त है अलग अलग विभागों को आवंटन नहीं हुआ और विभागों की जो योजनाएं हैं अभी जैसे उसको चलाना है, कंटिन्यू रखना है और पैसे है नहीं, बजट मतलब यानी कि धन नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि ये लेखानुदान के माध्यम से पैसे मांगेगी सरकार से, मतलब यानी कि संसद से। तो संसद है तो इस प्रकार 2 महीने के लिए वो एक व्यवस्था करवा देती है, वैकल्पिक व्यवस्था, उसी को लेखानुदान कहा गया। तो हमें शब्दों में लिखना है, तो यही शब्दों का बस हेरफेर है, उसको लिखना है। तो हमने जो 15 शब्दों में और 2 नंबर में लिखने की कोशिश की। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वही 2 नंबर के लिए है कि सिंह सेवा संविधान संशोधन की विषय वस्तु स्पष्ट करें। जो सिंह सेवा संविधान संशोधन की विषय वस्तु स्पष्ट करनी है। तो यहाँ हम लिखना है कि सिंह सेवा संविधान संशोधन 2002 में कब बना, ये बता दिया। शिक्षा से संबंधित, जिसमें अब दूसरा बता दिया शिक्षा से संबंधित है, जिसमें सरकार 6 से 17 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करती है तथा आगे चलकर इसे 11वां मूल करते हुए बनाया गया। तो देखो 2 नंबर में यही हमें फैक्ट लिखने होते हैं और ये कोमा कोमा करके हम ऐसे फैक्ट लिख सकते हैं जितने हमें याद आते हैं और वो लिख सकते हैं। तो विषय वस्तु में बता दी शिक्षा के बारे में खास करके, और विषय वस्तु हम केवल देखो एक लाइन नहीं लिख सकते हम, ये मतलब हम जैसे कहें कि इस क्वेश्चन का जो क्रक्स क्या है, समरी क्या है, या फिर इसका आंसर तो अगर देखा जाए तो यही आंसर है, बाकी वाली तो सब हमने जैसे वो रामायण ही है। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु यही है, विषय से 17 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, और दूसरा ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा इसमें भी आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, मतलब ये भी तो बताना है कि वो कब आया, ये भी बता दिया थोड़ा, और फिर सरकार का इसमें ये बता दिया ये पक्ष है और इसने मूल करते हुए भी बनाया गया। तो इससे क्या होगा कि जो है आंसर में एक तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रेशन जमेगा। बाकी हम सीधा यही लिख दें एक लाइन में तो शायद वो मतलब मार्क्स नहीं देंगे शायद जितने मिलने चाहिए। तो आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। हमारा मतलब इस क्वेश्चन के प्रति ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके भी जो सुझाव या कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2 नंबर के लिए जो है 15 शब्दों में, अभिलेख न्यायालय को परिभाषित कीजिए। मतलब अभिलेख न्यायालय क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय व अभिलेखों को सुरक्षित व सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसमें परिवर्तन एवं न मानने पर न्यायालय की चुनौती जो अनुच्छेद 129 में वर्णित है। तो देखो अभिलेख न्यायालय है तो ये अनुच्छेद 129 में आता है, तो ये शुरू में लिख दिया होता तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ लिख दिया हमने, लेकिन लिख दिया कहीं कहीं, शुरू में होता तो ठीक रहता कि अनुच्छेद 129 में है जो अभिलेख न्यायालय। इसमें यह एक न्यायालय के जो भी निर्णय है या फैसले उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, और उसको जो कहते हैं ना कई बार कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने है जो ये उस समय एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था, ये हम कह सकते हैं। सायरा बानो या फिर जो तलाक वाला मैटर आता है या 3 तलाक का जो भी है उससे रिलेटेड अभी आजकल जो ऐतिहासिक निर्णयों के रूप में देखा जाता है, तो सायरा बानो का जो केस चल रहा है उसके जो ऐसे जो निर्णय आते हैं तो उसको एक ऐतिहासिक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के, और ऐसा निर्णयों का आगे भी एक तरीके से मतलब सम्मान किया जाता है। और जब भी ऐसे रिलेटेड कोई निर्णय आता है तो हम ये कहते हैं कि उस मतलब गोलकनाम बनाम नारणे ये निर्णय हो गया। तो एक तरीके से अभिलेख न्यायालय के मतलब अभिलेख न्यायालय की में सुरक्षित रखा हुआ है कि मतलब यानी कि अगर मूल ढांचे से संबंधित आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड कोई आता है तो हम सीधा किसका जिक्र करेंगे, गोलकनाथ बनाम निर्णय की बात करेंगे। तो ये मतलब ये जी ऐसे जैसे कुछ डिसीजन होते हैं लैंडमार्क डिसीजन, उसको सुरक्षित रखा जाता है, और आगे ऐसे ऐसे ही जो इससे रिलेटेड कोई केस आते हैं तो उसका जो हवाला दिया जाता है एक तरीके से। तो ये जो अभिलेख न्यायालय के बारे में हमने जो 2 शब्द हमने 2 नंबर में और 15 शब्दों के लिए ये सब ऐड करने की। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया सकता था जिससे में और इम्प्रूवमेंट या सुधार लाया जा सके। अगला हमने लिखा वही 2 नंबर के लिए, मतलब 4 क्वेश्चन है 2 नंबर के। तो संसदीय शासन व्यवस्था के आवश्यक तत्वों को लिखे, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें क्या क्या तत्व होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा संघात्मक शासन व्यवस्था,
मतलब भारत राज्यों का संघ है। अब इन मतलब राज्य जो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि मतलब केंद्र और राज्यों में हम देखते हैं तो जो है संसद है, तो राज्यसभा लोकसभा, विधानसभा में भी विधान परिषद होती है, वहाँ तो विधानसभा और विधान परिषद होती है विधानमंडलों में, तो वह भी द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें, ये तो, और शक्तियों का विभाजन, संविधान की 7वीं अनुसूची में जो हमारी संविधान की शक्तियों का विभाजन किया गया, राज्यों के पास कौन से रहेंगे, केंद्र के पास कौन से रहेंगे, और कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो वहाँ उस कानून बना सकते हैं उस विषयों पर। दूसरा एकीकृत है स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका एक ही है, ऐसा नहीं कि राज्यों की अलग है, मतलब वही है कि जो न्यायालय के वो स्वरूप या प्रकृति चेंज हो जाती है, हाईकोर्ट हो जाता है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। संविधान की सर्वोच्चता, और संविधान सर्वोच्च ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो संविधान ही है। फिर एकल नागरिकता का परिधान, तो ये एक संघीय व्यवस्था के तत्व हो सकते हैं, या जो अंग हैं, भाग हैं, तो ये कह सकते हैं, या गुण हैं, तो ये एक तरीके से संघीय शासन व्यवस्था में आते हैं। और जहाँ तक हमारी समझ और हमारा वो कह सकते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आप भी अपने जो सुझाव और कमेंट्स दे सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या ऐड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बस इतना ही लिखा हुआ है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको समझाना है 2 नंबर में या 15 शब्दों में। तो हमने लिखा कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे में न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान अपराध के विषय में, तो ये हमने तो बताया। और हाईकोर्ट यहाँ जो 226 226 है उसमें भी दिखा, मतलब यानी कि जो एक तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका सुनता है, तो हाईकोर्ट के में तो या उच्च न्यायालय में हम कह सकते हैं 226 226, और उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल 32 का जिक्र करते हैं इसमें। और 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको जिसको भी कस्टडी में रखा जाता है या पकड़ा जाता है अपराधी जो, तो उसको हाजिर करना होता है, पेश करना होता है, जरूरी होता है। तो आप बताइए इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। हमने हमारी तरफ से ये पॉइंट इसमें ऐड करने की कोशिश की है, और आप अगर अपने सुझाव या जो सजेशन वो देंगे तो उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आगे हैं जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 50 शब्दों के लिए है कि न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करें। न्यायिक पुनरावलोकन से आप जो क्या समझते हैं। हमने लिखा कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से शासन संचालित होता है, परंतु जब विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच कर उसके पक्ष व विपक्ष में न्यायालय का फैसला न्यायिक पुनरावलोकन है। यानी कि मतलब विधायिका और कार्यपालिका जो अपने कार्य कर रहे हैं और उसे जनता के पे मतलब एक तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, और जो है अपनी मतलब यानी विधायिका और कार्यपालिका है जो अपनी कहते हैं ना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, तो उसमें मतलब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और न्यायालय है जो एक तरीके से ये कह सकता है कि ये कानून गलत है, इसको जो वापस बनाइए, इसमें ये सुधार कीजिए। तो ये जो एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन हो गया न्यायालय का, तो न्यायालय इसमें जांच कर सकता है और वो उसके जो संबंधित है जो भी फैसला दे सकता है। तो ये हो गया एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसमें लिखा हमने कि इसे सरकार के तीनों अंगों के बीच में क्या एक तरीके से संतुलन कायम रखा जाता है। इसे सरकार के तीनों अंगों के बीच में सामंजस्य या संतुलन कायम रखा जाता है। ये न्यायालय के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 246 में वर्णित प्राथमिक कार्य। तो हमने जो है इसमें यह भी दे दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन का जिक्र कहाँ कहाँ है, अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद लिख दिए, और साथ ही ये भी बता दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, और ये जो मतलब किस प्रकार एक तरीके से लोकतंत्र या फिर कहते हैं सरकार के तीन अंगों के बीच में जो सामंजस्य बैठाए रखता है। फिर आगे हमने लिखा कि मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में क्या अंतर है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। तो यह हमने कुछ इस प्रकार समझाया कि अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद में 2 कॉलम बना लिए और उनमें समझा दिया। नहीं तो यहाँ हम लिखते तो शायद सही नहीं लिख पाते, क्योंकि हम पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे क्वेश्चन को हैं तो हमें डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ हमने लिखा अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की सहायता हेतु, मतलब मंत्री परिषद है जो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की हेल्प या सहायता के लिए, जबकि मंत्रिमंडल है वो अनुच्छेद 352 में वर्णित है, एकमात्र 352 में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ लिखना सामान्यतः 70 से 80 मंत्री एवं दीर्घ निकाय। तो ये जो मंत्री परिषद है बड़ी निकाय होती है, 70 से 80 मंत्री जो ये होते हैं इसमें, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये छोटी निकाय होगी अपने आप। देखो संकीर्ण निकाय जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और यहाँ जैसे हो गए इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व उप मंत्री ये शामिल होते हैं, जबकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। साथ ही हमने यहाँ अगला पॉइंट लिखा कि सरकार के अंतिम निर्णयों का अनुमोदन व निर्णयकारी कार्य, ये भी क्या मंत्रिमंडल करती है, सरकार का अंतिम निर्णय यही लेती है। फिर हमने अंत में लिखा कि दोनों उचित नीति निर्माण व संसद के प्रति उत्तरदायी, दोनों उचित नीति निर्माण और संसद के प्रति उत्तरदायी दोनों भी।
तो यहाँ हमने देखो इसका एक तो ये लिख दिया कि इसमें कितने मंत्री होते हैं वो बता दिया, एक आकार के बारे में बता दिया, दूसरा या उल्लेख कहाँ है संविधान में वो बता दिया, तीसरा इनके कार्यों के बारे में या मंत्रियों के बारे में जो है वो बता दिया। तो यही अंतर होते हैं, बाकी तो हम क्या लिख सकते हैं, और कंटेंट तो ये रहेगा, लेकिन अब देखो शब्दों का हेरफेर है, सबकी कौन अपनी भाषा में किस प्रकार इसको अच्छे से जो है प्रेजेंट कर पाता है, तो वो बात होती है। फिर भी आपको सुझाव और दे सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें और ये ऐड किया जा सकता था और इसको और बेटर या जो अच्छा बनाया जा सकता था, तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगला हमने लिखा कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें भी हमने दोनों में अंतर करने के लिए पीस में डिवाइड कर दिया, और यहाँ मूल अधिकार और यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत लिख दिए। तो यही वही है संवैधानिक प्रावधान। देखिए कोई भी चीज़ का पॉलिटिकल क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखिए संविधान में उसका उल्लेख है, तो एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा। कोई भी कैसा क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, तो सबसे पहले उसका संवैधानिक प्रावधान देखिए, फिर उसका जो वर्तमान में ये क्या एक तरीके से वर्तमान में कैसे वो कोरिलेटेड हो रहा है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए, फिर वो किस किस और से मतलब यानी कि इंटरलिंक है तो वो जरूर पकड़िए उसके, यही होते हैं। तो मतलब संविधान है तो संवैधानिक आप क्या उसमें उल्लेख दे दिया कि अनुच्छेद 12 से 15 में वर्णित 12 से 35 में वर्णित क्या मूल अधिकार, तो मूल जो है 12 से 35 में वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व होगा अनुच्छेद जो 36 से 51 मतलब 37 से 51 में वर्णित है। तो एक मुख्य अंतर ये हो गया संवैधानिक जो इसका मतलब यानी कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो अंतर है। दूसरा हमने लिखा न्यायालय द्वारा बाध्यकारी उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय व अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ये न्यायालय यानी सरकार द्वारा गारंटी है, मतलब दिया जाएगा, बाध्यकारी है, देना ही पड़ेंगे अधिकार, तो ये बात होती है। और इनके जो प्रावधान उल्लंघन के लिए हो जाता है तो उसके लिए जो सुनवाई होती है कोर्ट में होती है। अनुच्छेद 32 में तो बता दिया सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं कि आगे हमने इस पर और लिखा कि कोई बाध्यकारी नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक तो है वो कोई बाध्यकारी नहीं है बल्कि कर्तव्य है। यदि कर्तव्य है आप करो तो ठीक है, राइट तो आपको चाहिए, लेकिन कर्तव्यों का आप पालन करते नहीं हो। हर कोई कहता है दैट इज़ माई राइट बट वी डोंट फॉलो और ड्यूटीज़, हम अपना मतलब यानी कर्तव्य का पालन नहीं करते, लेकिन हमारा अधिकार तो हमको चाहिए। उल्लंघन होने पर कोई उपचार नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भी था एक तरीके उपचार दिया जाता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उसकी पालना करे, वो सुरक्षा करें। तो मतलब सुरक्षा और पालना उसको करनी होती है, लेकिन करते नहीं है। अब यहाँ लिखा है कि राज्य सरकार का नागरिकों के प्रति कर्तव्य है। ये तो राज्य सरकार का नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, जबकि ये नागरिकों का सरकार के प्रति कर्तव्य है कि इनको जो सरकार ने कर्तव्य दिए हैं उनका पालन भी करना चाहिए। लोग कर्तव्यों का पालन नहीं करते, लेकिन उनको अधिकार चाहिए होता है। जबकि ये अधिकार है तो राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार जो कह देती है हमें नागरिकों को देती है। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से ना होता है, मतलब नहीं कि जो सत्ता में होती है जो सरकार होती है उससे होता है, यानी कि एक तरीके से भारत जो है राज्य के उल्लेख होता है, भारत के लिए होता है, भारत देश के लिए। अब हम देखते हैं 10 नंबर का जो हमारा बड़ा क्वेश्चन है उसको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तावना के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तावना का जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसके दर्शन को स्पष्ट करें। प्रस्तावना किस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मार्ग प्रदर्शन करती है, उदाहरण से समझाइए। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रस्तावना के दर्शन को स्पष्ट करना है, और ये किस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा और किस प्रकार इसका मार्गदर्शन करवाया। हमने इस प्रकार लिखा कि नेहरू समिति का उद्देश्य प्रस्ताव ही मतलब नेहरू समिति का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्षता एकता एवं अखंडता समाजवादी आदि बहुलवादी भारतीय विविधता को एकता के सूत्र में बांधती है। मतलब ये हमने लिख दिया कि भाई इसके जो मुख्य जो पूरे तो लिख नहीं सकते, इसलिए संविधान की प्रस्तावना के कुछ एक प्रमुख जो आदर्श थे वो लिख दिए, क्योंकि मतलब यहाँ बात है कि ये सब सरकार की नीतियों के उद्देश्यों विविधता को एकता को सूत्र में बांधती है। क्योंकि सरकार की नीतियों का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए प्रस्तावना के आदर्शों को पूरा करे, जिसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। इसलिए सरकार जो है समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखती है, और ये जो सामाजिक आर्थिक न्याय या फिर हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास की जो बात करते हैं, यही हमारे एक तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श हैं, और उसी लक्ष्यों को भारत सरकार को या फिर सरकार का राज्य का टारगेट रहता है पूरा करने का। अब हम इसमें मतलब इनको जैसे सबको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश की, हर पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसे कोई बाह्य शक्ति चुनौती न दे सके। तो भारत क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा सबका ध्यान रखती है, और जो है सुरक्षा को मजबूत करती है, जिससे कोई बाहरी या अंत आक्रमण न हो जो भारत की सुरक्षा को या संपूर्ण
मतलब प्रभुत्व संपन्न जो देश है उसको कोई चुनौती ना दे। दूसरा हमने लिखा कि पंथ निरपेक्षता में राज्य अपने प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के बीच संसाधनों के आवंटन, नागरिक क्षमता और नियोजन, अभेदपूर्ण जो व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये हमने जो है अधिकारों में लिख दिया। अब जैसे यहाँ मूल अधिकारों के बारे में तो ये भी वहाँ उल्लेख है। तो ये जो आदर्श लक्ष्य प्राप्त करें तो अधिकार देंगे तभी तो वो मतलब यानी कि अपना जीना जी पाएंगे या अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे वो फिर लोग कैसे नागरिक जीवन जिएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता आदि के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देता है जो है राज्य, और जीवन जीने वो आत्मरक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है। मतलब ये भी राज्य एक तरीके से अधिकार दे रहा है। तो यहाँ हमने अधिकारों की बात कर ली। फिर यहाँ हम थोड़ा और लिखा आगे कि भारत अपनी एकता व अखंडता को रखने के लिए युद्धाभ्यासों, सामरिक रूप से सशक्त बाह्य आडंबरों के लिए हर समय तैयार रहता है। तो बाह्य जो भी आक्रमण आडंबर है उनके लिए तैयार रहता है। तो ये भारत की जो सुरक्षा है उसको मतलब बताता है, और वो आदर्श जो हमारे कहीं के भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में उसका जिक्र करें। फिर आगे हमने लिखा कि समाजवादी पक्ष, अब जैसे समाजवादी भी है एक शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें, तो समाजवादी पक्ष के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। विदेशी निवेश व्यापार को वो MNCs का सीमित दायरा रखा जाता है। इसमें हम घरेलू कामगार है, घरेलू निर्माता है, उनको बढ़ावा देते हैं। जो भी उत्पादक है, प्रोड्यूसर हमारे, उनमें ध्यान देने की जो बात की जा रही है कि हम उनको भी ध्यान देते हैं। ऐसे नहीं है हम भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लेते अमेरिका की तरह, बल्कि हमने जो नई रूसवादी तरह साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था अपनाई, हमने जो मॉडल अपनाया वो अपनाया है एक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जिसमें हमने सबको दोनों जो अर्थव्यवस्था के पक्ष हैं उनको शामिल किया, और हमारे जो विदेशी निवेशक है उनका भी ध्यान रखा, और जो हमारे घरेलू कामगार हैं, निर्माता है, उनका भी जो हमने ध्यान रखा इसमें। तो ये एक तरीके से समाजवादी शब्द की यहाँ हमने व्याख्या की है। आगे हमने लिखा कि सरकार निरंतर जन भागीदारी, MNC का दायरा मतलब सीमित हो जाता। तो सरकार निरंतर जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रोजगारोन्मुखी वो विकासोन्मुखी योजनाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे हमने यहाँ कोष्टक में डाल दिया, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि सलाहकार विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है चलना पड़ता है, वो योजनाएं वगैरह लाती है। किस प्रकार लाती है? संविधान के दर्शन के अनुसार ही वो देखते हैं कि धार्मिक रूप से लोग सहिष्णु हैं या नहीं है, लोगों के जो राइट्स मिलते हैं उनको उनका पालना होती है कि नहीं। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन ही है, और उसको ही सरकार पूरा करनी चाहती है और उसी प्रकार जो व्यवस्था बनाती है। इस प्रकार अंत में हमने लिखा कि इस प्रकार प्रस्तावना के आदर्श वर्तमान भारतीय राजनीति को जो है बहुआयामी, सुदृढ़ और लक्ष्योन्मुखी वो स्थिरता के साथ सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सिद्ध हो रही है। तो मतलब एक तरीके से जो प्राप्त करने की ओर अग्रसर है वो हम कह सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं, जो अपने कमेंट है वो दीजिए कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते थे जिससे इस आंसर को और बेटर बनाया जा सकता था। क्योंकि पॉलिटिकल का क्वेश्चन है तो जो अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख मिलता है तो वो हम अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैप बनने की संभावना रहती है तो वहाँ मैप बनाते हैं, और एक मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ज्योग्राफी क्वेश्चन मैप नहीं बनाओगे फिर किस में बनाओगे, तो वो बात हो गई। और यहाँ जैसे हम पॉलिटिकल साइंस राजव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ आप अनुच्छेद का उल्लेख नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को मतलब मेन क्या है इसका अनुच्छेद बता दिया तो आपको सीधा यह लग गया एग्जामिनर को भी हाँ इसने ढंग से पढ़ा है, या फिर तो इम्प्रेस जो है उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रेसिव होगा वो आंसर चेक करने के लिए, या देखेगा कि हाँ बंदे ने कुछ सब कुछ अच्छा लिखा है। अब पॉलिटिकल क्वेश्चन में आप एक तरीके से आर्टिकल है उसको मिस नहीं कर सकते, जिस प्रकार ज्योग्राफी में पूरा संभावना बनती है मैप बनाने की, हर क्वेश्चन में मैप बनाने की संभावना रह जाती है, लेकिन वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसमें मैप बनेगा या नहीं बनेगा। तो ज्योग्राफी में मैप है, वैसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में जो अनुच्छेद की इंपॉर्टेंस है वो देखी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद या उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो जरूर लिखने की कोशिश की। हर क्वेश्चन में जहाँ लगता था कि इसका संवैधानिक भी कुछ जो है पक्ष हैं तो उसको भी लिखा, या संविधान में भी उल्लेख है निम्न अनुच्छेद में तो वो भी लिखा। अब आप बता दीजिए आप भी कमेंट करके कि हमें इसमें और क्या ऐड करने चाहिए था, खासकर बड़े वाले क्वेश्चन में या छोटे वाले क्वेश्चन है जो भी, इनमें भी आप बता सकते हैं, जिससे हम हमारे जो आंसर में एक तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकें। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो या जो हमारी पहल से ज़रूर कुछ आपने सीखा होगा, और आप जब कमेंट करेंगे या सुझाव देंगे तो उसको पढ़ के हम भी अपना सुधार करेंगे अपने आंसर में, तो हम भी कुछ सीखेंगे। और अगर हमारा ये प्रयास और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।